बायोफिजिक्स के अंदर हम लोग वाटर को पढ़ रहे थे। इसके पहले पार्ट में हमने देखा लास्ट टाइम लेक्चर्स के अंदर कि वाटर किस तरह से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आज हम देखेंगे कि जो मेन वाटर की प्रॉपर्टी है ये कैसे वर्क करता है, विच इज़ आयोनाइजेशन। हम कहते हैं कि वाटर बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। अब इसकी जो डिज़ोल्विंग पावर है, ये डिज़ोल्विंग पावर क्यों है? ड्यू टू इट्स आयोनाइजेशन पावर। अगर आपका प्योर वाटर हो, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल मीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है एक वाटर से दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान, मीन यहाँ से आपका और वाटर मॉलिक्यूल है। ये बॉन्डिंग कितनी देर में स्विच होती है? 0.1 पिको सेकंड के अंदर तकरीबन। मीन इतनी जल्दी ये बॉन्ड बनते हैं, ब्रेक होते हैं, बनते हैं, ब्रेक होते हैं। बॉन्ड की क्या होती है? आपकी कंटिन्यूस रीअरेंजमेंट होती रहती है। इन कंटिन्यूस रीअरेंजमेंट के अंदर दरमियान में अगर आपका कोई सॉल्यूट आ जाता है तो क्या हो जाती है? डिज़ोल्व हो जाती है। ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आगे नेक्स्ट ये है कि आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है? कि H2O है या आप कहें HOH है, इसका ब्रेक डाउन हो जाना किस में? H के अंदर और OH के अंदर। H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब ये इस तरह से आयोनाइज हो जाएगा हम कहते हैं दैट इज इट्स आयोनाइजेशन पावर। सिंपली देखें, अगर वाटर मॉलिक्यूल है आपका H और OH में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये जो H बनता है ये ज़्यादा देर इस स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता। ये क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन बना देता है। हाइड्रोनियम आयन का क्या मतलब है? कि ये आपके पास HOH है, ये जो H रिलीज हुआ है ये जाके क्या करेगा? इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या बना देगा? बॉन्ड बना देगा। तो विच मीन एक ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले कहा था कि इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है जो टेट्राहाइड्रल सिमेट्री बनाता है, अप्रॉक्सीमेटली 104 का बॉन्ड बनता है। तो ये यहाँ पे जाके ये क्या हो जाता है? H3O बन जाता है, सॉरी H3O बन जाता है, प्लस इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ओके, तो अब ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये हाइड्रोनियम आयन आगे हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर क्या होता है? इस्तेमाल होता है। आगे इसकी हम बात करें कि ये जो हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये हाइड्रोनियम आयन बनने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कहते हैं कि वाटर कितना है, प्रोटॉन कितने हैं और हाइड्रोक्साइल कितने हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है कि मतलब जितने इसके बनने हैं उतने उसके बनने हैं। ये आप कह लें कि किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम की ये एबिलिटी होती है या ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेज पे मेंटेन रखता है। लास्ट टाइम हमने ऑस्मोसिस की बात की थी, हमने कहा था वो क्या करता है? इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करता है। जहाँ पे उसका मैक्सिमम इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है वहाँ पे उसकी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो इसी तरह वाटर भी क्या करता है? अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन रखता है। अब इसी मेंटेनिंग के लिए हम कहते हैं कि भी आपके लिए डिफरेंट कह लें कि भी मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और प्लस हम कहते हैं कि एक और प्रॉपर्टी है इसकी, अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि ये एसिड या बेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, प्लस इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी किस तरह से और ये किस तरह से कैलकुलेट होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की हमने बात की कि लास्ट टाइम हमने कहा था कि डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या है? कि एबिलिटी कि वो कितना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ओके, हमने ये भी बात की थी कि वाटर क्या है? कंडक्टर है। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की जब आप बात करें, जब आपके ये दो चार्ज बनेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इसको रन करें इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, ये पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा। अपोजिट साइड पे ये हमेशा मूव करते हैं और इसी मूवमेंट की वजह से हमारे पास आज मॉलिक्यूल आते हैं।
हम कहते हैं जो प्योर मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान जो प्रोटॉन की जो मूवमेंट है या आयंस की जो मूवमेंट है किसी भी दूसरे आयन से ज़्यादा है। हम कहते हैं आपके पास सोडियम है या आपके पास पोटाशियम है, ये आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, 1 2 3 सैंपल आपने रन किए। पहले में आपने प्रोटॉन डाल दिया, दूसरे में आपने सोडियम डाल दिया, तीसरे में आपने पोटाशियम डाल दिया, इनको इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया आपने। तो इसमें जो सबसे फास्ट मूवमेंट होगी वो किसकी होगी? प्रोटॉन की होगी, वाटर की होगी। कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लें उसमें वाटर की मूवमेंट सबसे ज़्यादा आपकी कंसीडर हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा एज कम्पेयर टू सोडियम या पोटाशियम। मैं आपसे ये कहूँ कि सिंपली एक साइड पे आपके पास एक बीकर में प्योर वाटर और एक बीकर में आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बनाया हुआ, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास करेगा या जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास? डेफिनेटली वाटर, क्योंकि उनके मूवमेंट ऑफ वाटर आसान है। अब ये मूवमेंट ऑफ वाटर क्यों होती है? क्योंकि ये ड्यू टू दिस हाइड्रोनियम आयन है, और ये हाइड्रोनियम आयन आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है, जो कि आपकी इस डायग्राम में शो किया गया। इसको हम कहते हैं हॉप ऑन। हॉप ऑन कहते हैं कि बस के ऊपर चढ़ जाना। आप कहते हैं जल्दी से हॉप ऑन द बस, के बस के ऊपर जल्दी से हम भागते हुए भी चढ़ जाते हैं। हॉप ऑन की प्रॉपर्टी आपकी क्या है? इसको जरा थोड़ा सा ऊपर वाले को, ऊपर नहीं, हाँ ऊपर, आगे आगे, हाँ इसको थोड़ा सा घुमाओ हल्का सा, देखो कहाँ पे फोकस होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब देखें यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये इन तीन को मिला के ये क्या बन रहा है? हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। अब ये हाइड्रोनियम आयन, जैसे मैंने कहा कि 0.1 पिको सेकंड में ये इसकी बॉन्डिंग ब्रेक और बन रही होती है। अब ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये मूव कर जाता है इस ऑक्सीजन पे, इसके ऊपर कोई और पीछे से आ जाएगा, खाली नहीं रहता ये। जब आयोनाइजेशन होगी तो फिर ये अगले पे मूव करेगा, ये अगले पे मूव करेगा, अगले पे मूव करेगा, एंड सो ऑन, मीन एक चेन बन जाती है। इस हॉप ऑन हॉप ऑफ की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है और इसकी मूवमेंट क्या है आपके पास? बहुत ज़्यादा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। इस डायग्राम को दिखाने का सिर्फ यही मकसद है कि भाई वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड एरो से उसने इनकी मूवमेंट को विजिबलाइज किया हुआ है कि भाई आप इनको कैसे आगे स्टडी कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। अब आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, असल चीज ये है जो हमने अब देखनी है। हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पिछली अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं, हमारे पास H2O है, ये कन्वर्ट होता है किस में? H आयन में प्लस OH आयन। बेटा ये बायोफिजिक्स है, थोड़े सी आपको इक्वेशंस तो करनी पड़ेंगी और साथ में थोड़े से न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। मैंने बड़ी कोशिश की है कि, और ये सबसे आसान बुक है जिसमें सबसे कम न्यूमेरिकल या इक्वेशंस है। मैंने कोई 20-25 बुक सर्च आउट की हैं, मगर सब में इतनी लंबी लंबी चौड़ी डेविएशन थी। मैंने कहा कि भाई ये ना हो कि भाई आप पहले दिन इस सब्जेक्ट से भाग जाए कि हमने पढ़ना ही नहीं है। ये कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी आपको समझाऊंगा तो ये आपको बड़ी आसानी से सारी समझ आ जाएगी। मुझे लगता है कि इसके अंदर मैंने एक इक्वेशन मिस कर दी है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इसको छोड़ो। ये आपके पास है, हम कहते हैं एक रिएक्टेंट है आपके पास A प्लस एक रिएक्टेंट है आपके पास B। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट C बनता है प्लस आपके पास प्रोडक्ट D बनता है। अब जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अभी हम कह रहे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरेट होता है, पहले भी मैंने बताया। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे जनरेट होगा? इसको हम कहते हैं K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक फार्मूला है। मीन C की कंसंट्रेशन कितनी है, D की कंसंट्रेशन कितनी है, डिवाइडेड बाई A की कंसंट्रेशन कितनी है, डिवाइडेड बाई B की कंसंट्रेशन।
पढ़ा हुआ है ना ये फार्मूला, बेसिक, वेरी बेसिक फार्मूला। ये आपको बताता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि भाई ये चीज़ कांस्टेंट रहती है, जितने रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा, और ये जब तक ब्रेक डाउन होता रहेगा जब तक इन दोनों की मिकदार क्या नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती। मीन एंजाइम तब तक कंसंट्रेशन आपकी जब तक बराबर नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा, एक स्टेट आती है जब हमें इक्वल कंसंट्रेशन उसकी मिल जाती है। इसी इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को हमने अप्लाई करना है इस वाटर की इक्वेशन पे, यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है। अब अगर इसको देखें, हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट वाटर है, और प्रोडक्ट हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन। रिएक्टेंट हमेशा नीचे लिखते हैं और प्रोडक्ट हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, ये क्या बन जाएगा, KeQ प्रोटॉन हाइड्रोक्साइल आयन डिवाइडेड बाय वाटर। तो ये मेरे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जी। रिएक्टेंट दो मल्टीप्लाई होंगे कंसंट्रेशन के ऊपर। अभी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन पे भी, मैं आता हूँ, मैं इसको वाटर के एग्जांपल के साथ अभी आ रही है आपकी यहाँ पे कंसंट्रेशन में एक्सप्लेन करता हूँ। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अल्टीमेटली इक्वेशन आपकी यही रहेगी अगर आपने इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करना है। EQ फॉर इक्विलिब्रियम, K फॉर कांस्टेंट। अब ये आपको सेकंड इक्वेशन जो ब्लू में आपको नजर आ रही है, ये कह रही है जी KeQ इज इक्वल टू प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्साइल डिवाइडेड बाय 55.5 मोलर। ये 55.5 कहाँ से आया, ये इसकी क्या है, मोलैरिटी है, ये इसकी मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होती है, कोई बता सकता है, कोई मोलैरिटी को डिफाइन कर सकता है? मैं अभी ये कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे निकली है ये। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आगे मोलर मास मीन डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स dissolved in a solution is known as the molarity of the solution। वो जो आप बता रहे हो वो थोड़ा सा मोल्स की तरफ चला जाए। amount of the moles dissolved in a 1 liter of a solution is known as the molarity of that solution। अब हम इस मोलैरिटी को पहले निकाल लेते हैं कि ये 55, ताकि आपके माइंड में ये क्यों नहीं ना रहे कि पता नहीं ये 55 कहाँ से उड़ के आ गया, हवा से आ गया। हम पहले इसको देख लेते हैं ये कैसे आता है। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 18, ऑक्सीजन 16, प्रोटॉन 1 जमा 1 जमा 16 कितना हो गया, 18। वैसे ये 18.015 बनता है टू बी एग्जैक्ट, बट हम इसको क्या लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं। अभी हमने कहा कि आपने अगर 1 लीटर सोल्यूशन बनाना हो और वाटर का अगर मोलैरिटी निकालनी हो, मास ओवर मोलर मास की आप बात कर रहे थे, एक फार्मूला को हम कहते हैं मोलैरिटी अगर निकालनी हो, सोल्यूशन की मोलैरिटी कुछ हो रहा है, मास ओवर मोलर मास। हम कहते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू लेक्सपोज, इस बच्चे वाला फार्मूला लगाते हैं, मास ओवर मोलर मास। मास अगर आपके पास कितना होगा, लीटर में होगा। अगर आपके पास 1 लीटर वाटर हो तो उसका मास कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। 1 ग्राम हम कंसीडर करते हैं 1 ml के बाद। वैसे ये पूरा नहीं होता, ये कुछ ऊपर नीचे होता है, ग्रेविटी के डेंसिटी के हिसाब से हम इसको देते हैं। बट वी कंसीडर कि अगर आपके पास 1 ग्राम है वो इक्वल टू है 1 ml के। अगर आपके पास 1 ml वाटर है तो उसका वजन कितना होगा, 1 ग्राम होगा। हम ये कंसीडर करते हैं। हमारे पास कितना है, 1000 ml है। 1000 ml का मतलब कितना होगा, 1000 ग्राम के बराबर। और हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18। जरा करो डिवाइड, निकालो कैलकुलेटर, करो डिवाइड, निकालो ना, करो तो सही। 55.5। अब ये 55.5 यहाँ से आया, ये कहीं हवा से उड़ के नहीं आया। अब ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए कि ये 55.5 कहाँ से आया। ये बेसिकली हमने इस तरह से इसकी मोलैरिटी निकाली है। तो ये देखें साथ में M लिखा हुआ है। M का क्या मतलब है, इसका मोलैरिटी या इसकी मोलैरिटी है बेसिकली। सो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, K इक्वल टू प्रोटॉन प्लस हाइड्रोक्साइल आयन इज इक्वल टू मोलैरिटी। यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, मैंने क्या किया,
इसको उठा के ऊपर ले आए बस, और कुछ भी नहीं किया। 55.5 मोलर को उठा के इधर ले आए, यहाँ पे ये नीचे था, जब ये इक्वेशन की इस तरफ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, बेसिक मैथ्स। तो हमारे पास ये बन जाता है 55.5 इक्वल टू हाइड्रोक्साइल एंड हाइड्रोजन, और ये किसके बनता है, KW के। और KW हमारे पास क्या है, पावर ऑफ वाटर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सॉरी पावर ऑफ वाटर नहीं है, ये आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। KW क्या होता है जी, आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, विच मीन मैं या इसको डिजॉल्व कर लूं या मैं इसको सॉल्व कर लूं, आंसर मेरे पास सेम आएगा। यहां तक अगर बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि एक एक इक्वेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ, यही इक्वेशन नहीं समझ आएंगे आज के बाकी लेक्चर समझ नहीं आएंगे। आज के दोनों लेक्चर इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर बेस करने हैं, और हमने जो न्यूमेरिकल करने हैं वो भी इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर है। किसी को नहीं समझ आई हाथ खड़ा करके बताओ सर नहीं आई, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने इसको नाम दे दिया आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हमने कहा कांस्टेंट है W का मतलब है आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H और OH। अब मेरे पास ये क्या थी, 55.5 मोलर थी। 55.5 के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर हम कहते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो प्योर वाटर की हमेशा कितनी होगी, 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोलर। ये रेट फिक्स है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी से निकाली हुई है कैलकुलेट करके। मीन हमारे पास अब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अगर हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो तो हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस या उसके। आपने ये वैल्यू याद कर लेनी है, कितनी है, 18.10⁻⁻16। हमने ये ऐड कर दी। देखें मेरे पास इक्वेशन थी KW इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू हाइड्रोक्साइल आयन इक्वल टू 55.5 और क्या था, K इक्वल बिलोंग की बजाय मैंने क्या कहा, ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। ये कांस्टेंट क्या है मेरे पास, 1.8 इंटू 10⁻⁻16। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है कर सकते हो तो ज़रा करो, अगर वो 16 की पावर आपके पास आती है कैलकुलेटर में तो क्या देखो ये सेम आंसर आता है कि नहीं आता। अगर किसी के मोबाइल में ऐसा कैलकुलेटर हो जो 16 की पावर को कर सके, 55.5 इंटू 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻16। चलो सिंपल आसान कर देता हूँ इसको। आप ऐसा करें 55.5 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें बस, और मुझे आंसर बताएं। 55.5 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाता है, 99.9। ये राउंड ऑफ के 100 हो जाता है, इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख देते हैं, 100। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास 100 ऑप्शन आया, ये आंसर बनेगा 100 इंटू 10⁻⁻16। अगर इसको साइंटिफिक नोट में लिखूंगा, ये 2 पॉइंट्स इधर हो जाएंगे तो यहाँ से 2 माइनस हो जाएंगी, तो ये 14 आ जाएगा। ये हमारा आंसर ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे भी लिख लें तो ये भी ठीक है, ये गलत नहीं है, आंसर आपका ठीक है। बट साइंटिफिक वे वही है जो उसने किया हुआ। वो 14 होंगी, 10-12 नहीं होंगी, वो 14 पूरी करेगा उसकी। ठीक है, हमारे पास अगर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता तो उसमें वो पावर में आंसर दे देता है, अभी हमारे पास नहीं है। बट मेरा ख्याल है कि भाई जब जिस दिन आपका मिड या फाइनल का पेपर होगा तो आपको कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल हो सकते हैं, क्योंकि आज मैंने 2-3 न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाने हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई कि ये क्वेश्चन कैसे हुई। हमारे पास आंसर क्या निकल आया, 1 इंटू 10⁻⁻14। अब ये वैल्यू आपने याद रख लेनी है। अब ये वैल्यू किसकी है, ये कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन है, हमारे आयन की कंसंट्रेशन है। अगर आप इसको गौर से देखें, ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारा क्या होता है, या तो हाइड्रोजन होते हैं या
हाइड्रोक्सल होते हैं, जो हमने सबसे पहली इक्वेशन आज देखी थी। ये थी ना सबसे पहली इक्वेशन। तो हमारा वाटर का प्रोडक्ट क्या है? आयनिक प्रोडक्ट हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्साइड है। ये वही चीज़ आ रही है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। और इसकी पावर कितनी आई है आपके पास? 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मोलर। मीन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आपका आंसर होना चाहिए 1.0 इंटू 10⁻14। और ये दोनों आयनिक प्रोडक्ट की है, कंप्लीट आयोनाइजेशन की है, जिसमें हाइड्रोजन भी शामिल है और जिसमें हाइड्रोक्साइल भी शामिल है। अगर मैं कहूँ इसमें से हाइड्रोजन कितनी है और हाइड्रोक्साइल कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये दोनों की है ना, मिला के सिंपली 2 पे तकसीम कर दो ना, दोनों बराबर है ना, 1 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगी। ओके, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि भाई इसमें से आधी निकालो, आधी किसकी होगी? देखें इक्वल है, वाटर है, एक हाइड्रोजन बनता है, एक हाइड्रोक्सल बनता है। ये तो नहीं है 2 हाइड्रोजन तो नहीं बन रहा है, एक ऑक्सीजन तो नहीं बन रहा। अगर ऐसा होता तो फिर रेशियो चेंज होती। अभी क्योंकि रेशियो इक्वल है तो दूसरी क्या होगी? इसकी आधी होगी। अब उसी की तरफ आते हैं। बात हम कर रहे हैं आयोनाइजेशन की। आयोनाइजेशन हम कहते हैं कि जब वाटर में से वो पास होती है इलेक्ट्रिसिटी या जो भी, आयोनाइजेशन प्रोडक्ट आपका क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। बट ओवरऑल अगर पानी का चार्ज लिया जाए, आयोनाइजेशन अभी भी जो आपकी पानी की बोतल यहाँ पे रखी हुई है, वो पानी की बोतल रखी हुई है, इसके अंदर कुछ ना कुछ आयोनाइजेशन मौजूद है, क्योंकि 0.1 इंटू 10⁻⁻12 पिको सेकंड के हिसाब से हाइड्रोनियम भी बन रहे हैं, आयन के प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, सब कुछ का। तो जब हम पानी पीते हैं तो क्या हमें कुछ फील होता है? कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? नहीं ना लगता। क्यों नहीं फील होता? क्योंकि नेट चार्ज 0 है। इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल का अगर चार्ज देखें तो ये बनता है, इंडिविजुअल हाइड्रोजन निकाल लें पॉजिटिव चार्ज है, इंडिविजुअल हाइड्रोक्साइड आयन निकाल लें पॉजिटिव चार्ज है, बट नेट चार्ज इक्विलिब्रियम में आके क्या हो गया? 0। तो इसलिए वी फील नथिंग, हमें एक नेचुरली फील होता है। अगर नेट चार्ज 0 है, ये यहाँ से अगली क्वेश्चन आती है हमारी ये वाली। तो हम कहते हैं बजाय इसके कि हम H या OH लिखने के, हम खाली इसको क्या कर देते हैं? K of water is equal to proton into hydroxyl is equal to प्रोटॉन की पावर 2, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, नेट चार्ज 0 है। तो विच मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रोटॉन की पावर 2। ओके, अब मैं दोनों साइडों पे इसका क्या करता हूँ, और ये किसके बराबर है? आपके आयनिक प्रोडक्ट के। ये हम कहते हैं कि दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेता हूँ। दोनों साइडों पे मैं क्या ले लेता हूँ? अंडर रूट। ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा? KW इज इक्वल टू प्रोटॉन। अब प्रोटॉन किसके बराबर है? KW के बराबर है। और KW हमारे किसके बराबर है? तो ये क्या होगी? 1.0 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू प्रोटॉन, और इसका क्या है? अंडर रूट है। जब इसका अंडर रूट ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? आधा हो जाएगा, 10⁻⁻7 इज इक्वल टू प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन की मिकदार किसके बराबर है? हाइड्रोक्साइल के बराबर है। तो जितनी ही प्रोटॉन की होगी उतनी ही हाइड्रोक्साइल की होगी। तो वो बात जो हम कर रहे थे कि इसको जब आधा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 1.-7 आएगा, 10⁻⁻7 आएगा। तो वो हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ये 1 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा। बेटा ये स्टेप्स अगर किसी को नहीं समझ आए तो बता दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार क्विकली देख लें कि हम सपोज कर रहे हैं कि वाटर क्या है? न्यूट्रल है, तो चार्ज दोनों के हम बराबर ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये इसको इस तरह लिखने के बजाय हम क्या कह रहे हैं? 10⁻2 लिख दिया।
इसके बाद हमने दोनों साइडों का क्या लिया है, आपको अगर इधर से बेहतर समझ आ रही है तो यहाँ से देख लें कि हम दोनों साइडों का अंडर रूट लिया। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद हमारे पास KW इक्वल टू प्रोटॉन आ गया, और KW की बजाय हमने जो ये वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये अगर देखा जाए दिस इज इक्वल टू KW, उसकी वैल्यू पुट कर दी KW की बजाय, और उसका हमने अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट से हमारे पास ये ऑप्शन निकला। ये आपके पास वैल्यू है प्रोटॉन की या हाइड्रोक्साइड की। तो जहाँ भी ये वैल्यू अब नेक्स्ट टाइम यूज़ होगी, KW ऑफ, अगर आप वाटर बोलेंगे तो आप ये लिखें, KW ऑफ हाइड्रोक्सल बोलेंगे तो ये लिखें। KW ऑफ हाइड्रोक्सल अगर आपके पास आए तो आपने ये लिखना। मोलैरिटी ऑफ वाटर आ जाए तो कितनी होगी, 55.5। तो अभी तक हमने ये बातें की है। यहाँ पे बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएच। पीएच के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं, चलिए आप बताएं। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ। अभी जो हमने चीज़ निकाली है, यही चीज़ इनकॉर्पोरेट करती है आपकी पीएच में। पीएच जो आपकी होती है, आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास एक एसिड है, एक आपके पास बेस है। एसिड जो कहते हैं वो कहते हैं कि प्रोटॉन डोनर है, और बेस हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जो चीज़ सोल्यूशन के अंदर आपकी प्रोटॉन को रिलीज़ कर दे वो क्या होगी, एसिड होगी। सिंपलेस्ट एग्जांपल HCl है, जब ये डिसोसिएट होता है ये प्रोटॉन क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो ये आपकी क्या बन गई, एसिड बन गया। जो चीज़ प्रोटॉन देगी वो एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी आगे से बेस है। अब इसको निकालने के लिए आपने इक्वेशन आपको जो है ना उसकी पता है, pH इज टू माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड। माइनस लॉगरिथम क्यों कहते हैं, बेसिकली ये लॉग होता है, 1/h होती है। जब इसको उल्टा करते हैं तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो ये आपके पास माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन आ जाता है। ओके, अभी हमने निकाली लॉग H की वैल्यू निकाली है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला, और KW वैल्यू, और KW वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन, और KW वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या थी, 1 × 10⁻⁻⁷। तो आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय हमने वो क्या पुट कर दिया, वो वैल्यू पुट कर दिया जो हमने कैलकुलेट की। अब नेक्स्ट स्टेप पे उसने क्या किया, देखिए हमारे पास pH थी, pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.0 × 10⁻⁷। ओके, ये लॉग इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये लॉग इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू लॉग 1.0 मल्टीप्लाई बाई लॉग 10⁻⁷। अब किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है किसी के पास मोबाइल में? अगर नहीं है तो फिर हम यकीन कर लेते हैं कि वो ठीक कह रहा है। वो ये कह रहा है कि log 1 अगर होगा तो दिस इज इक्वल टू 0, सॉरी ये प्लस है, और log 10⁻⁷ इज इक्वल टू 7। 0 और 7 को जमा करें तो 7 बनती है, विच मीन pH आपकी एट द इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी क्या होगी, वो 7 होगी। अगर आपके pH H आयन है आपके पास, वो आपने किया, ठीक आया आंसर। ये बच्चा कह रहा है जी ठीक आया, उसने कैलकुलेट करके देखी। तो जब आपकी pH न्यूट्रल है, 7 है, तो इसका मतलब है आपका दोनों हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर न्यूट्रल। इसीलिए पानी न्यूट्रल है, उसकी कोई एसिडिक या बेसिक वैल्यू नहीं है। नॉर्मल जो आइडियल पानी आपके पास होना चाहिए पीने वाला, वो न्यूट्रल ही होना चाहिए। अगर ये वो एसिडिक या बेस है तो इसका मतलब है कोई ऐसा साल्ट उसके अंदर मौजूद है या ऐसा केमिकल उसके अंदर मौजूद है जो उसकी pH को क्या कर रहा है, ऑल्टर कर रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, हमने आज सुबह भी बात की, अभी भी बात की कि पानी की इक्विलिब्रियम तब डिस्टर्ब होगी जब उसके अंदर कोई सॉल्ट आएगा। अगर आपका प्योर वाटर है उसकी pH 7 से ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ये आपके पास डिफरेंट लॉग की वैल्यूज़ हैं, उसने टेबल दी हुई है।
टेबल में उसने बताया हुआ है कि अगर आपके पास 10⁻0 हो तो pH 0 होगी, 10⁻⁻1 हो तो 1 होगी, 10⁻⁻2 हो तो 2 होगी। ये pH है, ये आपकी OH की कंसंट्रेशन है और उसके आगे कंट्रोवर्सली उसने आपको POH दी हुई है। ये जस्ट आपकी टेबल है, अगर आपके पास कैलकुलेटर आजकल मौजूद है तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली कैलकुलेटर में लिखें और आपको आंसर मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके लॉगरिथम में है, अरिथमेटिक नहीं है। लॉगरिथम में होने का ये मकसद है कि अगर आपका एक चेंज होगा तो इसका मतलब है वो 10 टाइम्स चेंज होगा, 10 टाइम्स चेंज होने के बाद आपकी एक pH चेंज होगी। लॉगरिथम में होने का ये मकसद है। जैसे हमने log -1 लिया है तो इसका मतलब ये क्या है, ये 10 है, 10 होगा तो आपके पास क्या होगा, 1 होगा। ये माइनस को ज़रा इग्नोर करें। 10⁻2 का क्या मतलब है, 100। माइनस की बात हम बाद में करते हैं, अभी माइनस को छोड़ें। 10⁻3 का क्या मतलब है कि 3 जीरो हैं। अगर ये 3 जीरो होंगी ये 3 बनेगा, तो ये 10 टाइम्स है, यही मैं कह रहा हूँ आपको। ये लॉगरिथम का मतलब है 10 टाइम्स। अगर आपकी वैल्यू 10 टाइम्स चेंज होगी तो आपकी pH कितनी चेंज होगी, 1। अगर मैं कहूँ ये वैल्यू, मैं आपको पेपर में क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी pH चेंज हो रही है 5 टाइम्स और टोटल pH है उसकी पहले 10 थी, 10 होने के बाद उसकी pH मैंने 5 टाइम्स चेंज की है, तो उसकी pH कितनी रहेगी पीछे, चलो सिंपल कर देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल, इसी में से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भी उसकी pH पहले 1 है, ठीक है, और उसकी मैंने pH के जो लॉगरिथम चेंज किया है वो मैंने 5 टाइम्स चेंज की है। अब उसकी pH कितनी रहेगी, 0.5। वही चीज़ मैंने 10 पे ले गया तो कंफ्यूज हो गए हो, नहीं बेटा 5 है, 0.5 रहेगी, क्योंकि मैंने 10 फोल्ड को कहा है। अगर 10 फोल्ड चेंज होगी तो pH 1 चेंज होगी। अगर मैंने 5 फोल्ड चेंज कहा है तो वो आधी रह जाएगी। हाँ, अगर मैं कहूँ कि 2.5 चेंज है तो इसका मतलब है चौथा हिस्सा, फिर वो 2.5 आए, 0.25 आएगी। 10 फोल्ड का ये मतलब है। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो इसी रेशियो से ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ आ गई है कंसेप्ट की, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं ये लाजमी दे दूं, बट आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को बात तभी समझ आती है जब कान तभी खड़े होते हैं जब मैं कहता हूँ ये पेपर में, तो साथ ही कान खड़े हो जाते हैं। ये सुनो बात, ये लिख लो, नोट कर लो। जी बेटा, जी रिपीट कर देता हूँ। बेटा मैंने कहा है कि ये अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 10 टाइम्स चेंज होगी तो उसकी pH 1 चेंज होगी। अगर लेट्स सपोज मेरे पास 1 लीटर वाटर है, उसको मैं 10 टाइम्स उसके अंदर हाइड्रोजन आयन और ऐड कर देता हूँ, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना होगा, pH सिर्फ 1 चेंज होगी। अगर उसी सोल्यूशन में मैं हाइड्रोजन आयन 5 टाइम चेंज करता हूँ तो pH कितनी चेंज होगी, 0.5 चेंज, क्योंकि हमने 10 का आधा किया। मैं चेंज बता रहा हूँ कि चेंज किस तरह से होगी। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 0 होगी तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि क्या है, इक्विलिब्रियम है। अगेन वही इक्वेशन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अगर ये 0 है तो ये 14 है, अगर ये 14 है तो ये 0 है, अगर ये 7 है तो ये 7 है। समझ आ गई बात की? ये टेबल आपको यही बता रहा है। ये आपके H आयन है, ये आपके OH आयन है। ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है। ये बता रहा है कि 10 की पावर 0 होगी तो pH 0 होगी, 10 की पावर -14 होगी तो pH 14 होगी। इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन इसमें क्या है, 0 है। हाइड्रोजन आयन 0 होने का मतलब ये है इसमें हाइड्रोक्साइल आयन कितने हैं, मैक्सिमम है, जितने हो सकते थे। न्यूट्रल को देख ले, ये 10⁻⁻7 है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 7 है, pH कितनी है, 7 है।
यहाँ पे हाइड्रोक्साइल आयन की -7 है, पीएच कितनी है 7। ये वही जो पीछे हम ये फार्मूला ये जो पढ़ रहे हैं हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी की ये टेबल बनेगी। क्वेश्चन बेटा? ये आपके पास चार्ट है एक। इस चार्ट से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पीएच को कैसे डिटरमाइन करते हैं। आपको पता है सब पीएच कैसे, मैं आपको कहता हूँ ये सोल्यूशन है, मुझे इसके पीएच मेजर करके बताओ कैसे करोगे। पीएच मीटर से। अगर पीएच मीटर ना हो फिर पीएच पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर होता है, ये पुराने मेथड है। ये आपके पास रेंज है पीएच की, ये 7 है, ये 14 है और ये 0 है। ऊपर चलते जाएंगे तो बेसिक होती जाएगी, नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे उसने कुछ लिखा हुआ है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है HCl है, इधर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है NaOH। गैस्ट्रिक जूस पीएच तकरीबन 1.5 के पास है, लेमन जूस पीएच कितनी है 2 के बाद, और हम मज़े से खा लेते हैं, पी लेते हैं ना, जो शिकंजी शिकंजीबीन। और कुछ जो डाइट कॉन्शियस लड़कियां होती हैं तो वैसे ही सुबह सुबह निहार मुँह आधे गिलास पानी में 2-3 नींबू निचोड़ के तो करती है ना, कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते। चल मैंने अपने घर में देखा है कुछ लोगों को करते हुए, अब नाम बताऊंगा तो विनेगर या कोला, कोल्ड ड्रिंक तो सब पीते हैं ना, पेप्सी कोक किसको पसंद है, उसकी पीएच 3 होती है। टोमेटो जूस, रेड वाइन, खैर अल्हम्दुलिल्लाह वाइन बियर हम नहीं पीते, बट टोमेटो जूस जो आप केचप खाते हैं उसकी पीएच 4 होती है। ब्लैक कॉफ़ी की पीएच 5 है, मिल्क की पीएच तकरीबन 6.5 है। ह्यूमन ब्लड और टीयर्स पीएच 7 से थोड़ी सी ऊपर है। देन आपके पास आ गया एग 7.5 के पास, 8 के पास है। बेकिंग सोडा 9 के पास है, अमोनिया 14 के पास है, ब्लीच 12.5 के पास है। तो ये एक रेंज है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी पीएच का इफ़ेक्ट है। और ये पीएच अल्टीमेटली इनमें से गैस्ट्रिक जूस हमारी बॉडी के अंदर है, लेमन जूस हम लेते हैं, विनेगर हम लेते हैं, कोला हम लेते हैं, टोमेटो जूस लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, मिल्क लेते हैं, टीयर ब्लड हमारी बॉडी में है, एग स्वीटनर हम इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा हमारे खानों में माइन्यूट मिकदार में इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। मेन इनमें से आधी से ज़्यादा एसिडिक और बेसिक चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचता, बैलेंस करता है। और इसके आगे अभी या अगली क्लास में हम बात करेंगे बफर्स की। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ बफर सिस्टम्स हैं जो कि इन पीएच को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और जितनी हमें चाहिए होती है उनको बैलेंस करके इक्विलिब्रियम स्टेट में रखते हैं। ये मैंने बता दी हैं सारी बातें आपको। हाँ, एक चीज़ रह गई है, पीएच अभी हमने देखा कि ब्लड की कितनी थी, ब्लड था इसमें ह्यूमन ब्लड 7, हाँ 7.5 के करीब। अगर ये पीएच बढ़ जाए, मीन 7.5 से 7.4 से नीचे आ जाए, तो इसको कहते हैं एसिडोसिस। मीन आपका ब्लड है, ब्लड की पीएच आप मेजर करें और वो 7.5 से नीचे आए, 5 आए, 4 आए, 6.5 आए, तो इसको क्या कहते हैं एसिडोसिस। और अगर ये 7.4 से ऊपर आए, 8 आए, 8.5 आए, 9 आए, तो अल्कोसिस। ये बेसिकली डिजीज़ है, फिर इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसका मतलब है आपकी बॉडी का जो बफर सिस्टम है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं है। यू नीड एक्सटर्नल मेडिकेशन। इवन हमारे स्टमक के अंदर क्या है, कार्बोनिक एसिड्स होते हैं जो कि एक बफर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। जब वो बफर सिस्टम ख़राब हो जाए तो हमें खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं, अजीब सी कैफियत होनी शुरू हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। क्यों हो जाते हैं? फिर हम क्या कहते हैं कि भी इनो ले लो जी, कोई और चीज़ ले लो, ऐसी दवाई ले लो, या 7 अप पी लो, कुछ बेहतर हो जाएगा। हालांकि मुझे नहीं समझ आती ये जो कोला वगैरह है या जो स्प्राइट वगैरह है, ये एसिडिक है, और एसिडिक के बाद आपने फिर उसको स्प्राइट पिला के उसको और एसिडिक कर दिया। मुझे आज तक ये लॉजिक नहीं समझ आई कि अगर स्टमक में जो है ना अपसेट है तो 7 अप पीने से क्या होता है।
बस दिमागी तसल्ली हो जाती है कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा। हाँ, माइंड सेट है बस। क्योंकि आप देख लें बेटा, कोला या विनेगर आपकी कोल्ड ड्रिंक है, या आप इवन बियर, वाइन, टोमेटो जूस, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी एसिडिक नेचर है, और आपको एसिडिटी, और फिर आप एक एसिडिक चीज़ ले रहे हैं। हाँ, जहर जहर को मारता है ना। चले मेरा ख्याल है अभी के लिए हम इतना करते हैं, नीचे मूव करें, 10 मिनट की आपको ब्रेक मिल जाएगी मल्टीमीडिया चेक करने में, तो फिर आगे हम इसको, अब हमने बात करनी है एसिड एंड बेसिस की, जो कि हम कहते हैं कि एसिड आपके पास प्रोटॉन डोनर है और बेस आपके पास प्रोटॉन एक्सेप्टर, और जब ये वाटर के अंदर जाते हैं दे फॉर्म अ कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH। जब आप ये आयोनाइज होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, और साथ में एसीटेट आयन प्रोड्यूस होता है। इट्स मीन इट्स गिविंग इट्स प्रोटॉन। अगर हम कहें कि हमारे पास इसकी इक्विलिब्रियम, इसका कांस्टेंट देखना चाहते हैं, तो अगेन वही फार्मूला है हमारे पास, HA हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड है, एक एसिड है कोई भी, एनी एसिड, मीन आप कह लें ये HCl है, लेट्स सपोज। अगर HCl को हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये H बनाएगा और ये क्या बनाएगा, Cl बनाएगा। अब ये प्रोटॉन है और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, मीन हम उसको डोनेट किस चीज़ से कर रहे हैं, उसको A से डोनेट कर रहे हैं, जो कॉन्जुगेट बेस है उसका हम उसको A से डोनेट कर रहे हैं। वही जो इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन जो हमने लगाई थी वाटर के ऊपर, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भी आपके पास के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस हाइड्रोक्साइल आयन डिवाइडेड बाय वाटर। वही इक्वेशन अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, जो आपके पास ये एसिड है, ये क्या बन जाएगी, के इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव CH3 नेगेटिव, और नीचे क्या आएगा, CH3COOH। ये वही चीज़ है। अब ये एक जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन का मतलब ये है कि ये आपका एसिड है, ये प्रोटॉन है, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। बेस नहीं, कॉन्जुगेट बेस हम इसको कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अब जब इसको करेंगे, HA नीचे आ गया और ये दोनों क्या आ गया, ऊपर आ गया। एट इक्विलिब्रियम हम कहते हैं ये KE इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू KA। KA क्या है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। KA क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों है, दोबारा देखें इसको, ये मॉलिक्यूल था, आयोनाइजेशन के दरमियान क्या हुआ है, डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और किस में बन रहा है, प्रोटॉन और एसिटेट आयन। ये आपके पास प्रोटॉन और एसोसिएट आयन इक्विलिब्रियम स्टेज पे इन दोनों की मिकदार क्या होगी, बराबर होगी, तो तभी हम इनको क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल टू KA। KA क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि ये ड्यूरिंग आयोनाइजेशन कितना डिसोसिएट होता है। अभी आगे बात आएगी। हमारे पास एक एग्जांपल है HCl की, ये अपना एक प्रोटॉन दे देता है, ठीक है, जबकि CH3OH की बात करें, इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 4 प्रोटॉन है इसके, मगर वो डिसोसिएट कितने कर रहा है, सिर्फ एक प्रोटॉन कर रहा है। तो ये इसकी डिसोसिएशन पावर पे डिपेंड करता है कि वो कितने प्रोटॉन रिलीज कर रहा है। अगर वो अपने सारे के सारे प्रोटॉन रिलीज कर देगा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक है। तो HCl आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसी तरह H2SO4 ये भी दोनों प्रोटॉन रिलीज कर देता है, क्योंकि ये H2 बनता है, इसका 2 बनते हैं और एक सल्फेट बनता है, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। जबकि एसिटेट क्या करता है, सारे नहीं रिलीज करता, सिर्फ एक करता है, तो वो क्या है, वीक एसिड है। तो कंजुगेट बेस उसका जो बनता है साथ में, वो बनता है। खैर, ये एक टर्म थी, हमने कहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू अल्टीमेटली डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो हमने ये इक्वेशन ड्रॉ कर ली, KA इज इक्वल टू KEQ।
ये काम करने का मकसद हमारा ये था कि हम इन दो को लिंक कर दें। अब हम कहते हैं कि भी जो के ए है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, हम इसको लिखते हैं पी के ए। पी के ए पढ़ा है पीछे हमने? पी के नहीं पढ़ा हमने? दिस इज इक्वल टू पी के ए। पी के ए हमारे पास होता है लॉग ऑफ 1/के ए। यहाँ पे देखें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू के ए। अगर के ए को हम 1/के ए करके लॉग ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज अप्रॉक्सिमेटली पी के ए। अब 1/के ए को हम क्या कर रहे हैं? उलट कर रहे हैं। जब उलट कर रहे हैं तो ये माइनस आ गया इधर और के हो ये हो गया। ये हमने वही किया है जो हमने पीछे किया था। मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, यहाँ पे पी एच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/h, और 1/h को उलट किया था तो h आ गया था और साथ में माइनस आ गया। एग्जैक्टली यही काम हमने इसके साथ किया। पी के इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/के ए। 1/के ए को उलट किया है तो ये के ए आ गया और साथ में आ गया माइनस लॉग आ गया। तो पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। अभी हम इसको बताते हैं कि बेसिकली ये हमारे पास काम कहाँ पे आएगा, पी के ए या माइनस लॉग ए। ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है और हम कहते हैं कि कोई एसिड हमारे पास जितना स्ट्रांग होगा अगर तो उसकी के ए वैल्यू उतनी स्ट्रांग होगी। एसिड अगर स्ट्रांग है तो के ए भी उसकी क्या होगी? हाई होगी। बट उसकी पी के ए वैल्यू क्या होगी? लो होगी। कोई बता सकता है क्यों होगी? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी चीज़ की के ए वैल्यू ज़्यादा है तो पी के ए वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्यों? ये इक्वेशन में नीचे है, ये इक्वेशन में ऊपर है। अगर किसी की ये ज़्यादा होगी तो ये कम होगी, अगर ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी। और रूल क्या है? एसिड जो स्ट्रांग है उनकी के ए वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो उसका पी के ए वैल्यू क्या होगा? लो होगा। एंड वाइस वर्सा। वीक एसिड की के ए वैल्यू क्या होती है? लो होती है, और उनकी पी के ए वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। यही आपकी के ए वैल्यू या आपकी आप कह लें पी के ए वैल्यू आपका बफर का बनता है, जो आपको जो बॉडी के बफर बनाते हैं हम वो मेजर करते हैं कि किसी की के ए वैल्यू कितनी है और उसकी पी के ए वैल्यू कितनी है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट किस्म के एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एसिडिक एसिड है, ये मोनोप्रोटिक एसिड है, ये डाइप्रोटिक एसिड है, ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। मोनो का मतलब है इसके पास 4 प्रोटॉन है, वो एक रिलीज करता है। डाइप्रोटिक का मतलब है इसके पास 2 प्रोटॉन है और वो भी एक रिलीज करता है। और ट्राइप्रोटिक का मतलब है इसके पास 3 है और ये एक रिलीज कर रहा। सॉरी जी, मैंने थोड़ा सा आपको पीछे ये जो एसिटिक एसिड के बारे में है, ये प्रोटॉन नहीं है इसके साथ, ये बेसिकली मिथाइल ग्रुप है। प्रोटॉन इसका यहाँ पे सिर्फ एक ही है, इसको करेक्शन कर लें आप। प्रोटॉन इसका एक है, ये बेसिकली मिथाइल ग्रुप है, ये प्रोटॉन के तौर पे काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये कर नहीं सकता ना। अगर ये कोई कर देता है, जैसे H2 है या HCl है, उसके पास एक है, वो एक का एक रिलीज कर देगा तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। हाँ, इसका एक रिलीज होता है, तो ये उस हिसाब से। लेकिन हम कहते हैं ये जो इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आपकी बात ठीक है, अगर ये सारा रिलीज कर देगा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आ जाओ, साथ में जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है ना, ये एसीटेट, ये वीक है। प्रोटॉन स्ट्रॉन्ग है, साथ में जो बेस है कॉन्जुगेट बेस वो वीक है।
जिससे ओवरऑल इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो वीक रहती है। अभी मैं इनको आगे मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मोनोप्रोटिक एसिड है जो एक प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा है, डाइप्रोटिक है 2 है तो इसके पास 1 रिलीज़ कर रहा है, और ट्राईप्रोटिक एसिड है 3 है और 1 रिलीज़। अब यहाँ पे देखें इनकी ये pKa वैल्यू दी हुई है, ये इसकी pK वैल्यू 4.6 है, इसकी pK वैल्यू, ये आपके पास एक और चीज़ है अमोनियम आयन, जो कि आप कह लें कि अमोनियम आयन आपके कब बनते हैं, जब अमाइनो एसिड्स के अंदर। आप कौन से सेमेस्टर में, 3rd में है, अमाइनो एसिड प्रोटीन पढ़ रहे हो, अभी तक यहाँ पे पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे? नहीं पहुँचे। जब आपका NH2 C डबल बॉन्ड O C O इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ से COO होता है और H होता है, ये प्रोटॉन उठ के इधर आता है, तो ये क्या बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है। इन शॉर्ट बता, अभी पढ़ेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे। बेसिकली प्रोटीन के एंड पे आपके पास अमोनियम आयन बनते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। उसकी pK वैल्यू कितनी है, 9.25। दैन डाइप्रोटिक में आपके पास ये एसिड है, पहले इसने एक प्रोटॉन रिलीज किया 3 से, उसके बाद उसने क्या किया, ये दूसरा भी रिलीज कर दिया, तो pK वैल्यू कितनी होगी इसकी, 10. मैंने अभी क्या रूल बताया था कि अगर किसी की Ka वैल्यू ज़्यादा होगी तो pK वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसकी pK वैल्यू ज़्यादा है तो Ka वैल्यू क्या है, कम है। तो इसका मतलब है ये कौन सा एसिड है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा था एक है Ka वैल्यू और एक है pK वैल्यू। अगर आपकी Ka वैल्यू ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो pK वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर वीक है तो Ka वैल्यू कम है और pK वैल्यू ज़्यादा है, विच मीन आपका ये जो बन रहा है ये आपका क्या है, वीक एसिड है, क्योंकि pK वैल्यू ज़्यादा है इसकी, तो इसकी Ka वैल्यू अल्टरनेटली क्या होगी, कम होगी। इसी तरह आपके पास ग्लाइसिन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं, इनकी pK वैल्यू इतनी है और इसकी pK वैल्यू इतनी है। इसी तरह ट्राई है कि पहले एक रिलीज़ करता है, फिर दूसरा रिलीज़ करता है, फिर तीसरा रिलीज़ करता है। पहले में pK वैल्यू 2 है, दूसरे में 6 है और तीसरे में क्या है, 12 है, विच मीन ये स्ट्रांग होगा, ये मॉडरेट होगा और ये लोएस्ट होगा। ओके, तो ये बेसिकली अब यहाँ पे आप देखें इसने इनकी Ka वैल्यूज़ भी साथ में मेंशन की हुई है। ये जो Ka वैल्यू या pK वैल्यूज़ हैं ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। जब हमें फार्मूले के लिए चाहिए होती हैं तो ये या तो हमें जो बेसिक वैल्यू हैं, जैसे मैंने कहा कि वाटर की आपके पास pK वैल्यू या जो भी है वो आपको याद करनी पड़ेगी। अलबत्ता एसिड्स वगैरह की आपको अगर तो इतनी हुई तो मैं कहूँगा याद कर लो, अगर बहुत ज़्यादा आ गई तो मैं बता दूंगा कि याद करनी है कि नहीं करनी। अगर सिर्फ इतनी हुई तो फिर इनको याद कर लेना, अगर इससे ज़्यादा और आ गई तो फिर मैं बता दूंगा कि भी ये याद नहीं करनी। अगर मैं न्यूमेरिकल दूंगा तो ये वैल्यूज़ मैं साथ में मेंशन कर दूंगा। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से हमारे पास ये आपकी pH से आपकी pK Ka वैल्यू और Ka वैल्यू से आपकी pK वैल्यू का लिंक था, जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेसिस है। अब हम बात करते हैं इन्हीं की बेस पे, हम आगे देखते हैं, आगे इसकी एप्लीकेशंस है थ्रू टाइट्रेशन कर्व। टाइट्रेशन क्या होती है बच्चों, की हुई है कि नहीं की हुई? हाँ, क्या करते हैं टाइट्रेशन में? हाँ, एसिड को क्या करते हैं? की नहीं है तो एटलीस्ट पढ़ी तो होगी ना, पढ़ी हुई। चलें यूँ कर लेते हैं। बेटा हमारे पास ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट में क्या होता है, NaOH होता है या HCl होता है? NaOH होता है। एसिड कभी भी हम ब्यूरेट में नहीं डालते क्योंकि वो डालने का खतरा होता है ज़्यादा। बीकर में हमारे पास HCl होता है और हम क्या कर रहे होते हैं, ऊपर से ब्यूरेट से NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे होते हैं, उसकी न्यूट्रलाइजेशन कर रहे होते हैं। फिनाफ्थलीन एज ए इंडिकेटर यूज होता है, वो कलर चेंज करके आपको बताता है कि यहाँ पे आप बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, आप बेसिकली उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट लेके आ रहे होते हैं,
जिस पॉइंट पे एसिड और बेस की तादाद या मालिक्यूल जो आपके ये जो आयंस है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे ही वो इक्वल होते हैं फिनाफ्थलीन आपको क्या होता है, एसिड और बेस बराबर हो जाता है, आपको क्या करता है, कलर इंडिकेशन देता है, आप वहाँ पे रुक जाते हैं। बट अगर आप उसको डालना जारी रखें, पिंक कलर प्रोड्यूस होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पिंक कलर क्या होना शुरू हो जाता है, गायब हो जाता है। वो कलरलेस क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम स्टेट लिया है, वो आने के बाद पास हो गए। पहले उसके अंदर आपके प्रोटॉन ज़्यादा थे, एसिड के अंदर क्या होते हैं, आयोनाइजेशन फॉर्म में अभी हमने बात की प्रोटॉन डोनर है, और बेस क्या है आपका, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जैसे जैसे आप उसमें बेस डाल रहे हैं, HCl H प्लस Cl NaOH Na प्लस OH, आपके बीकर में क्या है, सारे H पड़े हुए हैं। आप ब्यूरेट से उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, OH डाल रहे हैं। HOH के साथ मिलकर क्या बनाते जाते हैं, वाटर, विच मीन प्रोटॉन आपके कम होते जा रहे हैं, आपके वैल्यूज़ वो कम होती जा रही हैं और आपके वो न्यूट्रल की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जैसे ही H प्लस OH H इज इक्वल टू OH होगा तो ये आपका क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा और कलर क्या होगा, पिंक हो जाएगा। बट अगर आपने उसको डालना जारी रखा तो फिर क्या होगा, OH बढ़ते जाएंगे और बात आगे निकल जाएगी। तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो हम अटेन करते हैं और उसको बाईपास कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है कि आपकी जब आप न्यूट्रलाइजेशन आयोनाइजेशन करते हैं, प्रोटॉन बनते हैं और हाइड्रोक्साइल बनते हैं। पहली क्वेश्चन जैसे ही मैं बताया हुआ है, ये आपके पास प्रोटॉन है प्लस उसके साथ कॉन्जुगेट उसका बेस है, प्रोटॉन और उसके साथ कॉन्जुगेट बेस है या जो भी। ये वही क्वेश्चन है जो भी हम पढ़ के आए। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, H एंड OH किसके बराबर है, 10⁻⁻14 m²। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब ये आपके पास एसिड है, एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड के अंदर आप कहें कि भी आपके पास H एसिटिकाइड और ये इसकी Ka वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो ये आपके पास Ka का वैल्यू फार्मूला है कि हम कहते हैं कि भी अभी जो मैंने आपको पीछे लिख के बताई थी ये इक्वेशन, हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम को हटा के आपने क्या लिख दिया है, Ka लिख दिया। प्रोडक्ट आपका सेम है वही, ये आपके पास एसिड है, ये प्रोटॉन है और ये कॉन्जुगेट बेस है। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे ये करके लिखा है और यहाँ पे 1.74, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एसिटिक एसिड की Ka वैल्यू है। हाँ जी, ये लिखिए 1.74 इंटू 10⁻⁻5। उसने यही आपको क्या करके कैलकुलेट करके बताई हुई है कि यहाँ पे आप इसको ऐसे अगर किसी भी कॉन्जुगेट एसिड या बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो Ka का फार्मूला है आपका, ये आपके पास क्या है, एसिड है, ये आपके पास प्रोटॉन है और ये उसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। मीन अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे हम Ka वैल्यू निकाल रहे हैं तो Ka वैल्यू निकालने के लिए हमें एसिड की मोलैरिटी पता होनी चाहिए, हमें प्रोटॉन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और हमें एसिटेट आयन या कॉन्जुगेट बेस की क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी Ka वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको ये वैल्यू दे देता हूँ, मैं कहता हूँ एसिटिक एसिड के Ka इतना है, प्रोटॉन आपका है 1 इंटू 10⁻⁻7 है और इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर है। मतलब मैंने आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया, चलो ये मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, ये अंडरस्टूड है। क्या अंडरस्टूड है, ये हमेशा इतना ही रहेगा। मैं आपको ये दे देता हूँ और ये दे देता हूँ और मैं कहता हूँ ये कैलकुलेट करो, तो क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और ये क्या है, आपका कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस आपको अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए कहूँ तो आप इस फार्मूले के तहत आप उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वीक एसिड की, और यही कॉन्जुगेट बेस अभी हम एग्जांपल देंगे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। और यही कॉन्जुगेट बेस हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे स्टोमक एसिडिटी को, हमारे हीमोग्लोबिन को, हर एक चीज़ को मेंटेन किए हुए रखे। इनकी अगर इधर ज़रा से भी इधर से उधर हो जाए तो क्या हो जाती है, बंदे की डेथ भी हो सकती है। ये इतने सेंसिटिव हो। मैं एग्जांपल दूंगा आगे आपको।
यहाँ तक बात समझ आ गई? अब ये एक एग्जांपल है। अब यही जो कॉन्जुगेट एसिड या बेस है, ये काम करते हैं एज ए बफर के तौर पर। अब बफर क्या होता है? एनीथिंग विच रेजिस्ट इन द चेंज इन पीएच इज नोन एज द बफर। हर वो चीज़ जो पीएच की चेंज को रेजिस्ट करे उसको आप क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। अब बफर कैसे काम करेगा? बफरिंग एजेंट हम कहते हैं। बफर कैसे काम करेगा? देखें, मेरे स्टमक की पीएच है, लेट्स सपोज कितनी है? 5 समथिंग होती है मेरे ख्याल है। स्टमक की कितनी होती है? 5.5 होती है, कितनी होती है? आई थिंक इतनी होती है। एसिडिक की होती है, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेट्स सपोज 5.5 है। आपने खाना खाया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आपने 7 अप पी ली, 7 अप के ऊपर आपने लेमन जूस पी लिया। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊं, ठीक है, आपने लेमन जूस पी लिया, आपने कोला विनेगर पी लिया, आपने बर्गर टमाटो के साथ खा लिया और उसके ऊपर आपने ब्लैक कॉफ़ी पी ली। स्टमक की पीएच पहले ही क्या है आपकी? 5.5 पे, और उसके ऊपर सारी चीज़ें आपने क्या कर ली हैं? एसिडिक खा ली। तो क्या हमें कुछ होता है? हमें कुछ भी नहीं होगा अगर आप हेल्दी पर्सन है तो। अक्सर हम ऐसा करते हैं, बर्गर शवारमा खाते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, साथ में सम टाइम ऐसा होता है खाना खाने जाते हैं, पहले लेमन मार्गरेटा आ जाता है जी, उसके बाद लाइम जूस आ जाता है, फिर साथ में कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? हमारी बॉडी के अंदर एक बफर सिस्टम है, क्योंकि हम एसिडिटी जब उसमें डालते हैं वो उस एसिडिटी को क्या करता है? नॉर्मलाइज कर देता है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार है, ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम वीक है या आपकी बॉडी वीक है, आप इस तरह से उस पर जुल्म करेंगे तो डेफिनेटली बीमार होंगे आप, बट नॉर्मली हम नहीं होता। सो बफर का काम होता है कि इस पीएच को जो आप चेंज कर रहे हैं उसको रेजिस्ट करना, और वो रेजिस्ट कैसे करता है अभी हम उसी चीज़ के बारे में देख रहे हैं। हम कहते हैं अंडर आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन क्या है? जब आपके इक्विलिब्रियम स्टेट है, जिस स्टेट में आपके प्रोटॉन और आपका कॉन्जुगेट एसिड बराबर है, इक्वल मिकदार में है, देन आपकी पीएच बराबर होती है किसके? आपके pKa के बराबर होती है। आपकी पीएच किसके बराबर होती है? pKa। लेट्स सपोज ये आपके पास ये किसका दिया हुआ है? एसिटिक एसिड का दिया हुआ है, एसिटेट का दिया हुआ है। विनेगर, सिरका हम इस्तेमाल करते हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है। सिरका आपका एसिटिक एसिड ही होता है, बस उसको थोड़ा सा फर्मेंट किया जाता है कुछ अर्से तक, वगैरह वगैरह। खैर, इसकी pKa वैल्यू कितनी है? 4.7। ये हम आइडियल सिचुएशन कर रहे हैं जब इसका इक्विलिब्रियम स्टेज में। तो ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ये पार्ट, ये आपका क्या है? बफरिंग रीजन है। बफरिंग रीजन इसका देखें अप्रॉक्सीमेटली ये कितना है? 4.5 से शुरू हो रहा है, साढ़े 3 से शुरू हो रहा है और तकरीबन 5.5 तक रफली जा रहा है। मैं इधर से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, वो तो उसने लिखा हुआ है ना आपको समझाने के लिए। ये जो रीजन है ना, ये बफर रीजन है, ये सारा ब्लू वाला। इसका मतलब है अगर आप कुछ ऐसा खाते हैं, आपके स्टमक में ऐसा कुछ जाता है अगर, जो आपके आयंस को इतना चेंज करे कि आपकी पीएच अगर इस टाइम यहाँ पे है 5 पे है, 3.7 तक वो आपको अगर ले आती है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, वो मॉडरेट कर लेगा। क्यों मॉडरेट कर लेगा? उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो आयंस के अंदर उनको कैप्चर करके उनको न्यूट्रलाइज कर देगा और आपकी बफर ठीक रहेगी। इसी तरह अगर पीएच है आपकी 4 है, 4 से अगर आप 5.5 तक कोई अल्कलाइन चीज़ खा लेते हैं तो तब भी आपको वो क्या करेगा? मॉडरेट करेगा। तो बफर रीजन क्या करता है? जो हम एक्स्ट्रा पीएच ले रहे होते हैं उस पीएच को क्या करता है? बफर करता है। बफर का यही मतलब है कि रेजिस्ट इन चेंज इन पीएच। ओके, सो ये एक कर्व है। हाँ, अगर आप इस रीजन से बाहर निकल जाएंगे तो आपके पीएच क्या हो जाएगी? ये इस इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर देगा। जब आपका इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपकी पीएच क्या होगी? या तेज़ी से ड्रॉप होगी, वो 3 से नीचे यहाँ पे 1 पे आ जाएगी। देखें यहाँ तक ठीक है बात, यहाँ से एकदम वो 3 से सीधा नीचे 1 पे आ गई, और यहाँ से देखें ये यहाँ पे आई है और यहाँ से सीधा ये 8 के ऊपर चली गई। तो आपके पीएच में अब्रप्ट चेंज आएगा, और इतना अब्रप्ट चेंज आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अब ये 2-3 और एग्जांपल्स हैं उसी चीज़ की, सेम चीज़ की। ये भी ह्यूमन बॉडी के मॉलिक्यूल हैं। अब ये डिफरेंट बफर जोन है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अभी मैंने अगर ऐसा कुछ खा लिया है
जिसकी pH 6 से ज़्यादा है, तो क्या मेरा इम्यून सिस्टम या मेरी बॉडी काम नहीं करेगी? करेगी काम, क्योंकि कुदरत ने डिफरेंट पैचेज रखे हुए हैं। अभी आपका ये रीजन काम कर रहा है, इसके ऊपर एक और रीजन है और इसके ऊपर एक और रीजन है। ये देख लें, आपका ये रीजन है 3.7 से 5.6 तक, उससे ऊपर है आपका 5.8 से 7.8 तक, उससे रीजन है 8.25 से 10.25 तक। मीन आप एक बफर रीजन से निकल के दूसरे बफर रीजन में, दूसरे बफर रीजन से निकल के तीसरे बफर रीजन में, क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है उसको मेंटेन कर रही है। और ये देख लें, ये आपके पास एसिटिक एसिड का है, ये फॉस्फेट बफर है, और उसके बाद ये आपके पास ये जो आपके पास अमोनियम आयंस हैं जो आपके पेप्टाइड से बनते हैं उनके अंदर ही है। और अल्टीमेटली इनका मकसद क्या है कि ये हमें बफरनेस प्रोवाइड करना या रेजिस्टेंस उसकी प्रोवाइड करना। और यही रूल आपके नॉर्मल टाइट्रेशन के ऊपर इन्वॉल्व होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर अप्लाई हो रही हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बात की है, इनमें से एक सिस्टम हो सकता है, दो हो सकते हैं या तीसरे हो सकता है इनमें से एट अ बाय वक्त तक कोई भी काम ना कर रहा हो। ठीक है, अब बफर चेंज कैसे लेके आता है, अब उसी चीज़ को हम दोबारा बता रहे हैं कि आपके पास Ka वैल्यू है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्साइल आयन। OH चेंज होता है वाटर में, और फिर वाटर चेंज होता है अल्टीमेटली OH में। इसी तरह एसिड चेंज होता है एसीटेट में, और जब उसको प्रोटॉन मिलता है ये वापस एसिटिक एसिड में चेंज होता है, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है आपका इस कंप्लीट फॉर्म में कि भी हम कहते हैं कि भी आपका HAC इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड AC एज पर नीड। या ये पीछे चला जाता है या ये आगे चला जाता है, और आपका ये साइकिल मेंटेन रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये बफर कंप्लीटली आपका काम करता रहता है। जी बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़्यादा पूछ लो। नेक्स्ट हमारे पास हेंडरसन-हैसेलबॉग इक्वेशन, ये पढ़ी हुई है आपने? पढ़ी हुई है एफएससी में। एफएससी में होती है, मेरा ख्याल है होती है। हैसेलबॉग थी, हेंडरसन-हैसेलबॉग, ये एक इसका पूरा नाम है। अगर आपको आधा नाम भी याद आ रहा है तो इसका मतलब है आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, हाइजेनबर्ग थी। चलें, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है। ये इक्वेशन आपने कहीं देखी है? चलो इतना बता दो, pH इज इक्वल टू pKa, बस देखिए कहीं। मुझे लगता है ये इक्वेशन आपने पढ़ी है एफएससी में। चलें, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी तो आज पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ने लगे हैं बस। ये वही इक्वेशन है, कौन सी? Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो आपके निकली है, Ka निकला है, Ka HA ओवर इज इक्वल टू दिस। आपने पहले इसको सॉल्व क्या किया है, मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। Ka इज इक्वल टू H आइन इंटू कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाई एसिड। अब यहाँ से आपने निकालना क्या है? प्रोटॉन निकालना है। प्रोटॉन निकालना है तब Ka और इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई HA, पहले नीचे था अब कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। A पहले ऊपर था अब कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। और पीछे क्या बच जाएगा? प्रोटॉन रह जाएगा। अब दोनों साइडों पे हमने नेगेटिव लॉगरिथम लेना है, दोनों साइडों पे। इस साइड पे भी माइनस लॉग Ka HA ओवर A, मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, और इसका भी बन गया लॉग प्रोटॉन के ऊपर। माइनस लॉग आ गया। माइनस लॉग में अब इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन आपका क्या होता है? pH होती है। अभी आपने मुझे डेफिनेशन थोड़ी देर पहले बताई थी। माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज द pH। तो ये पार्ट आपकी क्या बन गई? pH बन गई। प्लस दूसरा पार्ट आपका माइनस लॉग K3
माइनस लॉग के ए। अच्छा, इसको जो है ना उसने मैंने उल्टा कर दिया, मैं इसको तो पहले सीधा कर लूँ। पी एच इज इक्वल टू, मैंने अलग अलग नहीं किया, उसके साथ लॉग नहीं लगाया, उसने अलग अलग करके लॉग लगाया, मैंने इकट्ठा लगाया। हाँ जी ठीक है, लॉग के ए माइनस लॉग एच, और उसने माइनस लॉग के ए को पी के ए लिख दिया। पी के ए प्लस माइनस लॉग ऑफ एच ए ओवर ए वैल्यू। अच्छा, अब ये माइनस को प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। ये क्या बन जाएगा, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाई एच। तो ये जो इक्वेशन आपकी बनी है, ये हेंडरसन हैसेलबॉल्च की इक्वेशन बन जाती है। इसका आगे यहाँ से दिया हुआ ये, इसको हमने सिंपली नेगेटिव था, उसको कॉन्जुगेट बेस को ऊपर ले गए तो वो प्लस हो गया। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाती है हेंडरसन हैसेलबॉल्च इक्वेशन। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग, जो ये है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, बेस है ना, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, और ये प्रोटॉन डोनर है। ये क्या है, ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये इक्वेशन ना याद रहे तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, या सिंपली बेस ऊपर आएगा, एसिड नीचे आएगा, ठीक है, एक्सेप्टर ऊपर आएगा, डोनर नीचे आएगा। और इसी इक्वेशन की बेस पे हम आगे कहते हैं कि भाई आपकी बाकी की जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं हम वो करते हैं। जी बेटा, माइनस लॉग के को पी के ए कैसे किया है, ये पीछे हम देख के आए हैं अभी। ये यहाँ पे, ठीक है। मैं बेटा ये सारा लेक्चर आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये सारी बातें लिंक्ड है। अगर मैं इसको छोड़ के किसी और दिन पे जोड़ूंगा, यही होगा जो भी हो रहा है। आपने भी जब इसको तैयार करने बैठा है, इस टॉपिक को पूरा इकट्ठा एक ही बार में तैयार करना है। ये ना कीजिएगा आयोनाइजेशन एक बार पढ़ ली, बफर कल पढ़ लूँगी, वो यही होगा। आयोनाइजेशन आपको फिर शुरू से पढ़नी पड़ेगी, पीछे इक्वेशनें क्या थी। ये टॉपिक ही ऐसा है। अभी आप ऊपर से नीचे आए हैं, आधी बातें उड़ गई हैं, ऊपर ही रह गई हैं, नीचे पहुंची नहीं है ना। अच्छा, अब हम कहते हैं कि आपके पास अगर इक्विलिब्रियम स्टेट हो तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट में एक्सेप्टर और डोनर क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितने एक्सेप्टर हैं उतने डोनर हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका एक्सेप्टर एंड डोनर इक्वल हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो log 1 बन जाएगा, पी एच पी के और log 1, log 1 इज इक्वल टू 0। तो पी एच विल बी इक्वल टू पी के, ठीक है। ये तब होगा जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट हो, जब नंबर ऑफ एक्सेप्टर एंड नंबर ऑफ डोनर आपके बराबर हो। लेट्स सपोज मैं करके दिखा देता हूँ। आप कहते हो कि भाई आपके पास 10 एक्सेप्टर्स हैं और 10 डोनर्स हैं, 10 डिवाइडेड बाई 10 1, ठीक है। ये तभी होगा जब आपके पास वो वैल्यूज आपकी क्या होंगी, इक्वल आ जाएंगी। ये बेटा यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, हैं? जैसे मैं पहले बता रहा था कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो बफर के तौर पे काम करते हैं और हमारे टिश्यूज़ को प्रिवेंट करते हैं। और पीएच चेंज जो हमारी बॉडी में होती है, एक तो पीएच चेंज हो सकती है आपके खाने पीने की वजह से, मगर वो मेजर इशू नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। हमारी जितनी भी फूड होती है वो ऑलरेडी न्यूट्रल पीएच पे होती है। आप सिरका भी खा लें, कुछ भी खा लें, लेमन भी खा लें, इनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पीएच में जो मेजर इफेक्ट आता है, या तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह वो आपका स्टमक अपडेट कर देते हैं, या जो मेजर डिफरेंस आता है, अल्लाह ना करे किसी को कोई मेजर डिजीज़ हो जाए, उस डिजीज़ की वजह से आपके पीएच ख़राब होती है, या आप हैवी डोज मेडिकेशन या एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, वो अल्टीमेटली आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को जो है ना डिस्टर्ब करती है।
खाने पीने से कभी आपकी पीएच डिस्टर्ब नहीं होगी अनलेस आपने अनहेल्दी फूड इनटेक किया। ठीक है, कहीं आपने गुजरात से 100 रुपये में 3 शवारमे आपने खा लिए तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये बेटा आपके पास एक मीन कह लें कि बफर सिस्टम है जो हमारी बॉडी में नेचुरली मौजूद है। जैसे मैं अभी कह रहा था अम्यूनियम आइन वाला, ये उसकी एग्जांपल है। ये हिस्टाडीन है, एक अमाइनो एसिड, इसके साथ प्रोटीन लगी हुई है। ये आपके पास अमोनियम आइन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए। प्रोटॉन के साथ ये क्या कर रहा है, चौथा बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस साइन। आपको शायद अभी ये बात नहीं समझ आएगी इतनी, बट जब आप अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन के अंदर कंडेंसेशन प्रोसेस देखेंगे कि भी जब एक अमाइनो एसिड दूसरे के साथ बाइंड करता है तो तब आपको ये बात बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। फिलहाल के लिए इतना है, क्योंकि मैं अगर उसमें चला गया तो ये चीज़ जाती रहेगी। तो ये प्रोटॉन है। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, 3 इसके पूरे हो गए, चौथा ये H के साथ बना रहा है प्रोटॉन के साथ, तो ये इसके साथ क्या है, इसलिए हमने इसके प्लस साइन लिखा। जब ये एज ए बफर के तौर पे काम करता है, ये आपके पास एसिड हो गया, ये आपके पास प्रोटॉन हो गया, और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। और ये क्या है, एज ए इक्विलिब्रियम के तौर पे आपको बता रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये आपके सिस्टम के अंदर क्या करता है, एज ए बफर के तौर पे काम करता है। जो हमारी बॉडी में फूड की वजह से या बाकी वजह से जो चेंजिंग आती हैं, ये इसको बड़ी आसानी से क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है, इक्वल कर लेता है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस? और इसकी, और वो कह रहा है कि पी के वैल्यू इसकी कितनी होती है, 6 होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हैं वीक एसिड है ना, 6 पे, पी के 6 पे है ना। अगर आपकी ये ज़्यादा है, पी के वैल्यू हायर है, पीएच इसकी जो है ना कम होगी। बेटा ये एक अमाइनो एसिड है, हिस्टाडीन। हिस्टाडीन का स्ट्रक्चर आपके देखिएगा वह यही है। अब इसके साथ ये आपकी क्या है, ये प्रोटीन है। प्रोटीन का ये मतलब है ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड नहीं होगा, इसके पीछे लंबी चौड़ी चेन होगी। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, 2 बॉन्ड ये यहाँ पे बना रहा है, 1 बॉन्ड ये यहाँ पे बना रहा है, इसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए। अब यहाँ पे इसके साथ ये जो H है, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है। जब हम एक्स्ट्रा बॉन्ड इसका लिखते हैं प्लस में, इसमें प्लस साइन लिखते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब ये जब बफर सिस्टम में जाता है, ये अपना ये प्रोटॉन क्या करता है, रिलीज कर देता है आयोनाइजेशन के दौरान। जब ये प्रोटॉन रिलीज होता है तो ये बन जाता है कॉन्जुगेट बेस, और ये बन गया आपका प्रोटॉन। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये क्या है, प्रोटॉन डोनर है। तो ये एज ए बफर के तौर पे काम करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। जब बॉडी को नीड होती है ये प्रोटॉन रिलीज कर देता है, जब बॉडी को नीड नहीं होती है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ रहे हैं फूड की वजह से या किसी और वजह से, वो मेंटेन रहते हैं। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन में अब ये दूसरी एग्जांपल आपके पास है, ये मेरे ख्याल है हमने कर ली है। एक ये वाली एग्जांपल हमने नहीं की, ये दोनों हमने कर ली है एग्जांपल। फॉस्फेट वाली ये पीछे जो हमने की, ये फॉस्फेट, ये वही एग्जांपल है। ये फॉस्फेट नहीं, किधर है, ये वही एग्जांपल है, ये नई एग्जांपल नहीं है, तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर आपके स्टमक वगैरह को, जो अभी हम एग्जांपल बात भी कर रहे थे, हमारे स्टमक में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। जो हम इनो वगैरह लेते हैं वो इसका एंटागोनिस्ट होता है, जो इसको बैलेंस करने में देता है। इनो लेना ठीक है, मगर कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड किया करो। ये उसी तरह कोई नई बात नहीं है। एसिड है, प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, प्रोटॉन है, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। प्रोटॉन है, कॉन्जुगेट बेस है, कि उसी तरह बनेंगे। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक करती है, और वो कहाँ जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। हीमोग्लोबिन उसको ले जाता है टिश्यूज़ के अंदर, और टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है,
एक्सचेंज होता है सेल्स के अंदर। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और बदले में क्या बाइंड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन फिर हीमोग्लोबिन फिर उसको लेके आती है और आकर रिलीज कर देती है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, बट जब ह्यूमन बॉडी के अंदर या टिश्यू के अंदर है, इट इज़ नोन एज द डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस की फॉर्म में नहीं है, बाहर इन्वायरमेंट में गैस की फॉर्म में है, बट हमारी बॉडी के अंदर जब ये टिश्यू के अंदर मौजूद है, ये डिजॉल्व फॉर्म में। जब स्टमक में आ जाएगी फिर ये गैस बन जाएगी। तो CO2 हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन में है, और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर की मौजूदगी में क्या बनाती है, H2CO2 कार्बोनिक एसिड बना देती है। अब ये कार्बोनिक एसिड की ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखें, इक्वेशन डिफरेंट है। यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हैं और प्रोडक्ट 1 है, क्योंकि ये दोनों मिल के ये बना रहे हैं। और ये कार्बोनिक एसिड है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, और ये आपके पास ये डोनर है, और इनके दरमियान बैलेंस होता है। ये CO2 आपके पास गैस फॉर्म में है और ये CO2 आपके पास डिजॉल्व फॉर्म में। अब कितनी हमारे पास डिजॉल्व फॉर्म है और कितनी हमारे पास फ्री फॉर्म है। अगर आपके पास ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर आपके पास गैस ज़्यादा है तो ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, डिजॉल्व क्या होगी, कम होगी, तो अल्टीमेटली ये भी कम होगी, अल्टीमेटली इफेक्ट इस पे पड़ेगा। तो ये आपके बॉडी के अंदर ये मेंटेन करता है कि भी आपका जो बैलेंस है वो बरकरार है, कि डिजॉल्व ऑक्सीजन और डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट हो। जब अभी 2 माह बाद जब सर्दियाँ आ जाएंगी, लोग मना किया जाता है कि रात को जो है ना हीटर वगैरह जो हैं आप स्पेशली गैस वाले या कोयले वगैरह बंद करके सोया करें। क्यों बंद करके सोया करें, क्योंकि जलने के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। जब ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन कम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, गैस ज़्यादा बन जाती है, अल्टीमेटली बेहोश हो जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, बफर सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बॉडी की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो बफरिंग कैपेबिलिटी थी आपने उसके बियॉन्ड उसको दे दिया, और 1 घंटे के लिए नहीं, 8-10 घंटे के लिए। सर्दियों में हमें नींद भी ज़्यादा आती है ना, नींद ना भी आए वैसे ही बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता, बंदा कहता सारा दिन बिस्तर में। तो वो आपने बफर सिस्टम को पूरे को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो वो जो मैकेनिज़्म है आपके लिए उल्टा क्या बन जाता है, लिथल बन जाता है। मैं पहले भी बता रहा था कि आपके लिए अगर ये प्रॉपर ना मिले तो आपके लिए क्या हो जाता है, लिथल होता है, पार्शियल प्रेशर बढ़ता है और आप अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर हम कहते हैं ये जो आप की pH है ब्लड प्लाज्मा के अंदर नॉर्मली 7.4 होती है, न्यूट्रल से थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर ये pH 6.8 तक पहुंच जाए किसी तरह से तो डेथ हो जाती है। नॉर्मली ये पहुंचती नहीं है अनलेस कोई मेजर इंसिडेंट्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। और अक्सर हम देखते हैं हर साल 1-2 रिपोर्टें मिलती हैं हमें कि लोगों की डेथ हो जाती है, मिलती हैं, नॉर्मल है, क्योंकि लोगों को कहा जाता है, मना किया जाता है, उसके बावजूद भी लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हमारे बफर सिस्टम की और बायोफिजिक्स की, कि ये किस तरह हमारी बॉडी को और हमारे पूरे सिस्टम को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये एग्जांपल आपको पता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये तो आप पढ़ के आए हैं। एंजाइम का एक पूरा चैप्टर है आपकी FSC के अंदर, जिसमें कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, और उसमें कहते हैं कि भी एक है डिफरेंट पैरामीटर फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ये बेसिकली वो चीज़ है कि एक ख़ास pH पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, जिसको हम ऑप्टिमल pH कहते हैं। अगर उस ऑप्टिमल pH से आप pH को ज़रा सा भी कम या ज़्यादा करेंगे, आपके एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन पूरे बफर सिस्टम को बॉडी में मेंटेन रखने का मकसद क्या है, मकसद यही है कि आपका एंजाइम, आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली काम करे। पेप्सिन है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। अल्कलाइन फास्फेटेज है, ये बोन टिश्यू के अंदर होता है, ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इन सब की एक स्पेसिफिक pH है, ये काम कर रहा है तकरीबन 1.5 से 2 के आसपास ऑप्टिमम पे। ट्रिप्सिन काम कर रहा है तकरीबन 6 के पास, और अल्कलाइन फास्फेटेज काम कर रहा है तकरीबन 8 के आसपास। और ये इनकी क्या है, ऑप्टिमल pH है। अगर आप इस ऑप्टिमल pH को डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी बॉडी का पूरा निज़ाम दरहम भरम होकर रह जाएगा। जी बेटा, क्वेश्चंस?
अच्छा बच्चों, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन कर दी है कि कार्बोनिक एसिड बनता है रिएक्शन 1 में, ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन है और ये क्या है, गैसेस ऑक्सीजन है। ये वही बफर सिस्टम है जो मैं अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें लास्ट हमारा टॉपिक है कि वाटर आयोनाइजेशन करता है, वाटर बफरिंग में इन्वॉल्व है, बट कुछ रिएक्शंस के अंदर वाटर एज ए रिएक्टेंट के तौर पे भी काम करता है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका पैरामीटर है ATP से ADP बनाना। कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये वाटर ब्रेक होता है, एक साइड पे हाइड्रोक्सल लगता है और ये आपके पास फास्फेट रिलीज होती है, इसके साथ हाइड्रोक्सल लगता है और ADP पे कन्वर्ट होता है और आपके पास एनर्जी रिलीज होती है। ये बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है। इसी तरह फास्फेट एस्टर बन रहा है, ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसके बाद कार्बोक्साइल एस्टर बन रहा है, ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन है। और एसाइल फास्फेट बन रहा है, ये भी आपके पास बिल्कुल याद करना, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। और इसके अगर उलट चले, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये क्या होंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, क्योंकि वाटर उनमें से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का आपको पता है कि भाई ये क्या होता है। ग्लूकोज से तो आप वाकिफ हैं, मेन फ्यूल ऑफ द बॉडी है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है, विच मीन वाटर इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कार्बोनिक एसिड बनाता है। देन ये फोटोसिंथेसिस, लाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास कोई पिगमेंट्स वगैरह हों, लाइट हों, ऑक्सीजन रिलीज होती है और बाकी चीज़ें आपकी रिलीज होती है। ये वो रिएक्शन है बेसिक जो आप FSC में पढ़ के आए। दैट्स ऑल। आपके पास अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।